Assalamu alaikum. Today I will discuss about law of rationality of indices. जैसा कि हम पढ़ते हैं क्रिस्टलोग्राफी को, जिसमें हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल है जो उसकी स्टडी करते हैं। तो अब हम क्रिस्टल की स्टडी जब करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर को हम बाहर से भी स्टडी करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को हम इंटरनली भी स्टडी करेंगे। अगर हम उसके स्ट्रक्चर को बाहर से स्टडी करेंगे यानी वाया विजिबल लाइट के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी। अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें एक्स-रे की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास होगी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, अब जब हम ज्योमेट्रिकल क्रिस्टलोग्राफी यानी जब हम क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करते हैं तो उस टाइम हमें 3 लॉ के साथ डील करना पड़ता है। सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। फिर हमारे पास लॉ होता है लॉ ऑफ सिमेट्री, और फिर हम एक और लॉ को स्टडी करते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस, जिसकी मैं आज बात करूँगी। और ये मैंने आपके सामने जो लिखा हुआ है ये उसकी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस की। ठीक है, इस स्टेटमेंट को स्टडी करने से पहले आपको देखिए स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है, रेशियो बिटवीन इंटरसेप्ट ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस फॉर डिफरेंट फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेशनल नंबर। अगर मैं इसको सिंपल करूँ तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेप्ट है क्रिस्टल के, जो इंटरसेप्ट है उसको आपने किस में एक्सप्रेस करना है, किसी रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यानी किसी होल नंबर में आपने उसको एक्सप्रेस करना है। इस डेफिनेशन को क्लियर समझने के लिए, इस स्टेटमेंट को क्लियर समझने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट सेल है। ठीक है, बेसिक यूनिट सेल है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी क्रिस्टल का। ठीक है, अगर आप इसकी स्टडी कर लेंगे एक यूनिट सेल की, तो ओवरऑल आप पूरे क्रिस्टल की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल है, ये जो यूनिट सेल है बेसिकली क्रिस्टल का पार्ट है, तो इसके फेसेस कितने हैं। फेस आप अपने रूम को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब शेप है ना इसकी, ये देखिए एक फेस ये वाला, ठीक है, ये वाला फेस, एक ये सामने वाला फेस, एक ये वाला फेस, और एक ये बैक साइड पे जो फेस है। 4 इसके फेस होते हैं। कॉर्नर चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इसके कॉर्नर होते हैं। और वर्टेक्स जिसे हम एजेस भी कहते हैं, किनारे भी कहते हैं, वो कितने होते हैं, वो इसके 12 होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4। अगर ये 4 है, एक साइड के 4 है, तो हमारे पास एक ये साइड है 8 हो गए, एक ये नीचे वाली साइड है कितनी हो गई 12 एजेस। ठीक है, तो इसके यानी 12 एजेस हो गए। उसको एजेस को काउंट करने का ये भी तरीका होता है कि ये देखिए 1 1 2, यानी ये आप काउंट करते जा रहे हैं 2 3 4, ये वाली लाइन 5 6, ये रह गया 7, ये 8, ये रह गया 9, ये 10, ये भी रह गई है 11, और ये 12। तो ये देखें, ये आप भी इसको काउंट कीजिएगा कि 12 एजेस बनते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली मैंने एक ब्रीफ सा इसको इंट्रोड्यूस किया कि इसके इतने 4 फेसेस होते हैं, 12 इसके एजेस होते हैं और 8 इसके वर्टेक्स यानी कॉर्नर होते हैं। ओके ओके, अब हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। हमने सबसे पहले ये क्यूब जो है ये स्पेस में पड़ा हुआ है, 3 डायमेंशनली हम चीज़ को देख रहे हैं इसको। तो ये इसका हम सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जी एक्सिस। ओके, सो हम एक्स एक्सिस के लिए जो लेंथ कंसीडर करेंगे, जो यूनिट सेल की लेंथ कंसीडर करेंगे उसे हम कहेंगे ए। जो वाई एक्सिस के लिए हम लेंथ कंसीडर करेंगे उसे हम कहेंगे बी। और जो जो जी एक्सिस है उसके लिए जो लेंथ कंसीडर करेंगे उसे हम कहेंगे सी। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूनिट सेल लेंथ। लेंथ मैंने अभी आपको बता दिया, एक एक्स एक्सिस वाली साइड पे ए लेंथ, वाई एक्सिस वाली साइड पे बी लेंथ और जी एक्सिस वाली साइड पे सी लेंथ। ओके, अब जैसे 3 लेंथ है इसी तरह इसके 3 एंगल भी होंगे। ठीक है, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गैमा। जो एंगल अल्फ़ा है वो बी और सी के दरमियान होगा, जो बीटा है वो ए और सी के दरमियान होगा और जो गैमा है वो ए और बी के दरमियान होगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये देखिए ये जो अल्फ़ा है ये बी और सी लेंथ के दरमियान अल्फ़ा और सी और ए लेंथ के दरमियान बीटा और बी और ए लेंथ के दरमियान गैमा एंगल है। ठीक है, ये जो 3 यूनिट लेंथ, यूनिट सेल की 3 लेंथ और यूनिट सेल की 3 एंगल, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इनको हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ठीक है, यानी क्रिस्टल के ये एलिमेंट्स हैं 6, या आप इसको कह सकते हैं कि यूनिट सेल की डायमेंशंस। ओके, तो हम जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस। तो व्हाट इज़ मेंट बाय इंडाइसिस? इंडाइसिस जो है वो बेसिकली मैथ की एक टर्म है जिसमें हम करते क्या है कि आपके पास कोई भी लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर के साथ डील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए आप ट्राई करते हैं कि उसको आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करें। तो लार्ज नंबर को सिंपल वे में एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? आप इंडाइसिस की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब एक और चीज़ है कि ये देखिए, ये मैं कह देती हूँ, इसको मैं कहती हूँ ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाली डायमेंशन, इसको मैं वाई कह देती हूँ और इसको मैं जी कह देती हूँ। अब ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किसी को एक्स, जिसको मर्ज़ी एक्स कह लें, वाई कह लें, क्योंकि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आप इसको एक्स कह लें, इसको वाई कह लें, इसको जी कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप ये देखें, इधर ये आपके पास क्या है, ओरिजिन, ये आपका सेंटर है। ठीक है, अब इधर से लेकर इतना मैं कहती हूँ ये एक्स तक, इसको मैं यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक मैं कहती हूँ ये एक्स की लेंथ है। ठीक है, और एक्स वाली साइड पे हमने क्या रखा था, ए लेंथ। ठीक है, वाई मैं कहती हूँ यहाँ तक मैंने लेंथ उसकी काउंट की है। ठीक है, ये मैं सपोज कर रही हूँ, और इसको हमने क्या कहा था, बी लेंथ। ठीक है, और जी को हम इधर तक कर देते हैं, और इसको मैंने क्या कहा था, जी को हमने सी कहा था। ठीक है, आप देखें कि इसको आप
इधर इस पॉइंट तक आप ए का नाम दे दें, इस पॉइंट तक आप बी का नाम दे दें और इस पॉइंट तक आप सी का नाम दे दें। ठीक है, ये जो मैंने स्मॉल लिखा ना ए बी सी, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा है वो यूनिट सेल की लेंथ है। ठीक है, ये मैंने वैसे इसको नाम दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, जो ए लेंथ है, उसको मैं ए कह लेती हूँ। ओके, अब ये जो है ना ओ से लेकर ए तक, फ़र्ज़ करें अगर स्केल के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6A इसकी लेंथ बनी है। अगर इसको देखूं तो इसकी 1 2 3 4 5 6, चले इसकी 7 लगा लें, इसकी 7C, इधर 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6 बन, चले इसकी 7, इसकी 8 लगा लें आप, 8B। तो ये जो OA है, ये जो OC है और जो OB है, इनको OA बेसिकली क्या है? OA बेसिकली आपके पास A वाली लेंथ है, OC आपके पास क्या है? C वाली लेंथ है, OB आपके पास क्या है? B वाली लेंथ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी लेंथ, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी लेंथ आपस में इक्वल हो। ठीक है, ये देखें यहाँ तक मैंने 6A काउंट किया है, यहाँ पे मैंने 7C काउंट कर लिया, यहाँ पे मैंने 8B काउंट कर लिया। ठीक है, तो मतलब लेंथ वेरी कर सकती है, सेम भी हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन सब की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं हम इंटरसेप्ट। और ये जो यहाँ पे है, ये 6A बना था, यहाँ पे ये 7C, यहाँ पे ये 8B। ये असल में ये मैंने इसको सही स्केल के साथ मतलब काउंट करके मैंने ड्रा नहीं किया, कि वो जैसे लाइनिंग इसकी मैंने प्रॉपर नहीं की। अदरवाइज़ अगर इसकी प्रॉपर लाइनिंग की जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 आए। ठीक है, ये मैंने सपोज किया वैल्यू, तो कुछ भी आ सकता है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम। तो असल में ये जो इस इंटरसेप्ट में, इन इंटरसेप्ट में ये जो ABC इंटरसेप्ट है, इनमें ये जो 6 7 8 है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं वाइस इंडाइसिस। वाइस ने क्या किया था? उसने ये हमें बताया था कि ये वाइस इंडाइसिस है। ओके, लेकिन ये जो वाइस इंडाइसिस है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ जाती है और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी में भी चली जाती है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसीलिए क्या हुआ कि मिलर ने आगे क्या किया, उसने अपने इंडाइसिस इंट्रोड्यूस कराए जिसे हम कहते हैं मिलर इंडाइसिस। मिलर ने हमें कहा एक हमारे पास होता है AH, ठीक है, और एक हमारे पास होगा K, और एक हमारे पास होगा L। मिलर इंडाइसिस ने क्या किया था? उसने वॉइस इंडाइसिस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। उसने क्या किया था कि उसने एज जो हमारे पास मिलर इंडाइसिस थे, और सॉरी जो हमारे पास वॉइस इंडाइसिस थे ऊपर, जो ABC थे, ये इसी इंटरसेप्ट को, ये जो A B और C है, इसी को मैं वॉइस इंडाइसिस कह रही हूँ ना। ये जो 6A है, यानी ये A वाली लेंथ है ना, तो ये वॉइस इंडाइसिस है। और मैंने कहा कि ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते हैं इनकी वैल्यू। लेकिन मिलर इंडाइसिस ने क्या किया था? उसने H K और L इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये मिलर इंडाइसिस है जो बेसिकली क्या है, जो
वाइस इंडाइसिस का रेसिप्रोकल है। ये देखिए देखो उनका 1 कर दिया है, उनका इन्वर्स ले लिया है। तो मिलर इंडाइसिस बेसिकली क्या है कि वाइस इंडाइसिस का रेसिप्रोकल है, और अगर वाइस इंडाइसिस की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल लेने से या उसका इन्वर्स लेने से आपकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, होल नंबर में चेंज हो जाएगी ना। तो मतलब आपने क्या किया, आपने ये जो इंटरसेप्ट थे, जो वाइस इंडाइसिस हैं, जो बेसिकली इंटरसेप्ट ही है, इंटरसेप्ट को हम वाइस इंडाइसिस कह रहे हैं ना, आपने इसकी रेशो ले ली है। रेशो ही है ना, ये रेसिप्रोकल रेशियो या इन्वर्स बेसिकली एक ही चीज़ है। आपने इसकी रेशो क्यों ली है, ताकि आपके पास क्या आए, होल नंबर आए। जो लॉ ऑफ रैशनैलिटी है वो यही हमें कहता है कि आपके पास रेशनल नंबर आना चाहिए, यानी एक होल नंबर आना चाहिए। जो एक प्रॉपर नंबर होता है रेशनल नंबर, मतलब जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, कोई डेसिमल चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक होल नंबर आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। यही बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ रैशनैलिटी। अब आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी कि रेशियो बिटवीन इंटरसेप्ट, जो बेसिकली वाइस इंडाइसिस हैं, जो आपके पास इंटरसेप्ट है, आपने उनकी रेशियो लेनी है जब क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के ऊपर, ये जो क्रिस्टल का पूरा सिस्टम है इसे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कह रहे हैं। फॉर डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट फेसेस थे, तो उसकी वैल्यू आपके पास आनी चाहिए एक रेशनल नंबर, एक होल नंबर। ये बेसिकली आपके पास लॉ ऑफ रैशनैलिटी है कि जो इंटरसेप्ट की रेशियो है वो एक रेशनल नंबर से आपने उसको एक्सप्रेस करना है, यानी किसी होल नंबर में आपने उसको एक्सप्रेस करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वाइस इंडाइसिस है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है और फ्रैक्शनल में भी हो सकती है, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ। और जो मिलर इंडाइसिस है वो असल में वाइस इंडाइसिस का रेसिप्रोकल है, ठीक है, और उसमें वैल्यू हमारे पास रेशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। और दिस इज़ अबाउट द लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस। इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आएगी तो आगे आपको कोई भी क्यूब दिया जाए, कोई भी यूनिट सेल दिया जाए और उसके अंदर आपने मिलर इंडाइसिस को कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसलिए आप हर पॉइंट के ऊपर, हर बात के ऊपर गौर करें, ठीक है, और ताकि आपको मिलर इंडाइसिस को अंडरस्टैंड करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।